हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम रिवेंज में। हमारा टॉपिक चल रहा था गुप्त काल, और गुप्त काल में हमने हमारी पिछली कक्षा में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में जो अगले राजा बने वो थे उनके ही पुत्र कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त की माता का नाम क्या था? ध्रुव स्वामिनी देवी। और फ्रेंड्स कहते हैं कि इन्होंने सर्वाधिक जो शासनकाल करने वाले जो गुप्त वंश के जो राजा हुए हैं वो यही हुए हैं, क्योंकि इनका जो शासनकाल स्टार्ट होता है 415 से लेकर 455 ईस्वी तक। मतलब कितने वर्ष हो गए? 40 साल हो गए। तो लगभग 40 साल तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो उनके उपनाम हैं वो उपनाम कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम इनका जो उपनाम है वो है महेंद्रादित्य। फिर दूसरा व्याघ्र पराक्रम। फ्रेंड्स, इनका व्याघ्र पराक्रम नाम इसलिए पड़ा, कहते हैं कि इन्होंने एक बाघ को मारा था जिसके कारण इनका नाम व्याघ्र पराक्रम पड़ गया था। फिर देखते हैं शक्रादित्य भी इनका जो उपनाम है। फिर हम देखते हैं कि जो इन्होंने सर्वाधिक काल तक इन्होंने शासन किया, लगभग 40 साल तक इन्होंने शासन काल तक अपना शासन किया। तो सर्वाधिक सिक्के भी इनके द्वारा ही चलाए गए, और जो सर्वाधिक जो अभिलेख लिखवाए गए वो भी कुमारगुप्त के द्वारा ही लिखवाए गए थे। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इन्होंने सर्वाधिक सिक्के चलाए तो फिर इसमें सर्वाधिक मात्रा में मिलावट भी पाई गई। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि इन्होंने एक सिक्का चलाया, मयूर शैली का सिक्का। और कहते हैं कि जो गुप्त वंश में पहले ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने मयूर शैली का सिक्का चलाया था। और किसके स्थान पे चलाया था? तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने गरुड़ के स्थान पर मयूर शैली का सिक्का चलाया था। पहले हम देखते हैं कि गरुड़ शैली, गरुड़ की चित्र वाली मुद्रा चली थी, जिसके स्थान पे इन्होंने कहा कि मैं तो गरुड़ की चित्र नहीं लगाऊंगा, मैं तो मयूर का चित्र लगाऊंगा। तो उन्होंने फिर गरुड़ के स्थान पर मयूर का चित्र लगा दिया और मयूर शैली का चित्र उन्होंने चलाया। ठीक है, इन्होंने चांदी की मुद्राएं भी का भी उन्होंने चलन किया था, चांदी की मुद्राओं का भी उन्होंने चलन करवाया था। फिर हम देखते हैं कि इनके जो मुद्राएं हैं, इन्होंने सर्वाधिक मुद्राएं इनके द्वारा चलाई गई। तो कुछ मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है, तो वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो प्राप्त हुई है सतारा से। और कितनी प्राप्त हुई है? तो वो हुई है 1395। ठीक है, और बयाना से भी हमको कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई है। कुछ बुक किताब में आपको 620 मुद्राएं मिल सकती है, और कुछ किताब में आपको 623 मुद्राएं मिल सकती है। आपको दोनों ही ये जो नंबर है ध्यान रखने हैं, क्योंकि हो सकता है किसी एग्ज़ाम में 620 भी दिया आ सकता है, किसमें 623 भी दिया आ सकता है, इसलिए आपको ये दोनों आंकड़े ध्यान रखने हैं। फिर हम देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ करवाया था कुमारगुप्त के द्वारा, और एक और राजा हुए हैं जिनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया। तो वो राजा कौन से हुए हैं? वो हुए हैं समुद्रगुप्त, जिनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। ठीक है, लेकिन उसका जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें उसका वर्णन नहीं दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं कि इन्होंने भी वीणा वाले सिक्के चलाए थे। ठीक है, वीणा वाले सिक्के और किसने के द्वारा चलाए गए थे? तो वीणा वाले सिक्के और समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। फिर हम देखते हैं कि जो अगले जो राजा होते हैं वो होते हैं स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त किसके पुत्र थे? तो वो थे कुमारगुप्त के। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कब से कब तक का है? तो ये है 455 ईस्वी से लेकर 477 ईस्वी तक। ठीक है, फिर जो स्कंदगुप्त है वो गुप्त वंश के अंतिम महान शासक हुए हैं, अंतिम पराक्रम शासक हुए हैं। इनके बाद में भी गुप्त वंश के बहुत सारे शासक हुए हैं। जो अंतिम शासक है वो विष्णुगुप्त है, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद जो राजा हुए हैं, जो शासक हुए हैं, वो इतने पराक्रमी शासक नहीं हुए हैं। आपको जो अंतिम जो महान जो शासक हुए हैं वो है स्कंदगुप्त, और वैसे जो अंतिम शासक कौन है? तो वो है विष्णुगुप्त। फिर हम देखते हैं कि जो विष्णु वंश का जो अंतिम महान शासक है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले, ये गुप्त वंश के वापस अंतिम शासक हुए हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण करने वाले और कौन व्यक्ति थे? तो ये इनके ही दादा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय इनके जो स्कंदगुप्त के क्या थे? दादा हुए हैं। फिर इसका जो हमें ज्ञान, उसका हमें ध्यान कहाँ से पड़ता है? तो वो हमें मिलता है भीतरी अभिलेख में। इसका हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि को उन्होंने धारण किया था। किसके अनुसार? भीतरी अभिलेख के अनुसार। फिर हम देखते हैं कि इनकी कुछ
उपाधियां है, वो उपाधियां कौन कौन सी है, तो वो है परम भागवत की उपाधि, देश रक्षक की उपाधि। अब देश रक्षक की उपाधि इन्हें क्यों मिली, तो फ्रेंड्स कहते हैं कि इनके समय में सर्वप्रथम हूणों का आक्रमण हुआ था और इन्होंने हूणों को हराया था, जिसके कारण इनको देश रक्षक की उपाधि प्राप्त हुई थी और इसी के कारण इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को भी धारण किया था। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण कौन से राजा करते थे, जो दूसरे देश से जो व्यक्ति आते थे उनको जो भगाने का कार्य करते थे, वही राजा मेनली विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करते थे। विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले भारत के 14 राजा हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि इनको श्रेष्ठ वीर कहा गया है और किनके द्वारा कहा गया है, हेमचंद्र चौधरी के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वीर पुरुष किसे कहा गया है, वीर श्रेष्ठ वीर किसे कहा गया है, क्योंकि अगर सबके दिमाग में क्या आएगा, या तो समुद्रगुप्त आएगा या चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जो श्रेष्ठ वीर है ये स्कंदगुप्त को कहा गया है, किसके द्वारा, हेमचंद्र चौधरी के द्वारा। फिर आपको एक और बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो सबसे महान गुप्त शासक कहा है केपी जायसवाल ने, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि केपी जायसवाल के अनुसार जो स्कंदगुप्त थे वो क्या थे, सर्वश्रेष्ठ महान गुप्त शासक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए वो सिक्के कौन कौन से थे और कितने सिक्के, कितने प्रकार के सिक्के चलाए गए। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि इनके द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए गए और जो स्वर्ण सिक्के चलाए गए उनमें मिलावट भी सर्वाधिक मात्रा में पाई गई है। इनके समय में जो स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई गई वो कितनी ग्रेन की, तो 144 ग्रेन में ढाली हुई मुद्रा हमें पाई गई है। उन्होंने जो मुद्रा चलन में चलाई थी वो थी 144 ग्रेन वाली मुद्रा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने रजत मुद्रा को भी चलाया था। इन्होंने रजत मुद्रा 2 प्रकार की चलाई थी। रजत मुद्रा कौन कौन सी, तो सबसे पहली नंदी सिक्का और दूसरा वेदिका। ये दोनों ही हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके अपनी नोटबुक में नोट कर दीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि इनके सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट पाई गई है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में इन्होंने सिक्के चलाए तो सर्वाधिक मात्रा में इनके सिक्कों में मिलावट भी पाई गई। लेकिन आपको स्कंदगुप्त ने, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन्होंने तांबे का सिक्का नहीं चलाया था। मतलब ये तो बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, क्योंकि तांबे का सिक्का नहीं चलाया, इसने सिर्फ सोने और चांदी के ही सिक्के चलाए थे। फिर इनके जो सिक्के हैं उसमें लक्ष्मी व राजलक्ष्मी प्रकार का सोने का सिक्का भी इन्होंने चलाया था, जिसमें लक्ष्मी का चित्र है, राजलक्ष्मी का चित्र है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त के द्वारा जो लिखवाए गए जो अभिलेख हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम हमको इनके जो 4 अभिलेख हैं उनका ध्यान रखना है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। ये 4 अभिलेख इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो जूनागढ़ जो अभिलेख है वो कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है सौराष्ट्र गुजरात से। ठीक है, ये इनके द्वारा लिखवाया गया प्रथम अभिलेख है। स्कंदगुप्त के द्वारा जो प्रथम बार जो लिखवाया गया जो अभिलेख कौन सा है, तो वो है जूनागढ़ सौराष्ट्र गुजरात से प्राप्त अभिलेख। दूसरा अभिलेख है वो है भीतरी स्तंभ लेख, और वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये गोरखपुर यूपी से प्राप्त हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर कहम स्तंभ लेख, और फ्रेंड्स ये भी गोरखपुर यूपी से प्राप्त हुआ है। फिर चौथा है इंदौर स्तंभ लेख, और ये बुलंदशहर एमपी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद कुछ और स्तंभ लेख है। देखिए, बिहार स्तंभ लेख जो बिहार से प्राप्त हुआ है, सूपिया स्तंभ लेख जो एमपी से प्राप्त हुआ है, फिर गढ़वा शिलालेख जो इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है, और ये अंतिम स्तंभ लेख है जो लिखवाया गया स्कंद। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वैसे आपको इसमें से कौन कौन से याद रखने हैं, तो वो है आपको भीतरी स्तंभ लेख, जूनागढ़ स्तंभ लेख और इंदौर स्तंभ लेख। ये 3 स्तंभ लेखों के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में इन तीनों से जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो भीतरी स्तंभ लेख है इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें वर्णन किया गया है पुष्यमित्र शुंग था उसके बारे में, और हूणों के युद्ध के बारे में इस स्तंभ लेख में वर्णन किया गया है। कौन से स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख में। फिर इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त व कुमारगुप्त तीनों की माताओं के नाम भी इसमें हमें मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि जी हूणों का जो आक्रमण हुआ था वो सर्वप्रथम किसके कार्यकाल में हुआ था, तो वो हुआ था स्कंदगुप्त के कार्यकाल में।
फिर हम देखते हैं कि जो हूण क्या है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, हूण, शक, ये जो सारे जो जातियां हैं ये मध्य एशिया की जातियां हैं जो भारत को एक प्रकार से लूटने के इरादे से भारत में प्रवेश करती थी। ठीक है, और स्कंदगुप्त के समय में सर्वप्रथम हूणों का आक्रमण हुआ था और कहते हैं कि इसने हूणों से आक्रमण करके जीत भी हासिल की थी और इसी के लिए इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को भी धारण किया था और इन्हें देश रक्षक भी कहा गया। फिर हम देखते हैं कि जो उस समय में जो हूण राजा थे वो कौन थे, वो थे खुश नवाज। ठीक है, और इसकी हमें जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। फिर हराने के उपलक्ष्य में इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि को इन्होंने धारण किया और चीन के जो राजा थे सांग, कहते हैं कि इन्होंने एक व्यक्ति को चीन भेजा अपना राजदूत बना के, और उस समय चीन का जो राजा कौन था, वो था सांग। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले जो राजा हुए हैं पुरुगुप्त। अब ये कुछ राजा और है, वैसे इसमें से कभी क्वेश्चन तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन इसको भी आप ध्यान रख सकते हो कि कुछ अन्य राजा भी हुए हैं। अंतिम राजा तो दूसरे हुए हैं, लेकिन इसके बारे में भी आपको कुछ राजा हुए हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं पुरुगुप्त के बारे में। अब ये किसके पुत्र थे, तो ये कुमार देवी और अनंत देवी का पुत्र था और कहते हैं कि ये जो राजा थे ये वृद्धावस्था में बने थे। अब वृद्धावस्था में बने थे इसी के लिए तो इनका जो कार्यकाल है वो कितना है, केवल 7 साल का ही है, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति कितने साल तक जिएगा, वो जल्दी मर गए थे, इसलिए ये वृद्धावस्था में राजा बने, गुप्त वंश के राजा हुए थे। ये स्कंदगुप्त के सौतेले भाई थे। ठीक है, और गुप्तों का प्रथम शासक जो बौद्ध अनुयायी था, ये क्या थे, बौद्ध अनुयायी। फिर हम देखते हैं बुद्धगुप्त। पुरुगुप्त के बाद में आते हैं बुद्धगुप्त। इनका कार्यकाल कब से कब तक का है, तो इनका कार्यकाल है 475 से लेकर 495 ईस्वी तक। ठीक है, इनकी जो माता पिता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था महादेवी, वो पिता का नाम था पुरुगुप्त। ठीक है, ये भी बौद्ध अनुयायी थे और इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इनका एक ताम्र लेख है जिनका नाम है पहाड़पुर। ठीक है, वैसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है। कहते हैं कि बुद्धगुप्त के समय में जो गुप्त वंश है इसके 3 भागों में बट गया था। ठीक है, इनके बाद जो गुप्त वंश है वो कितने भागों में बट गया, 3 भागों में बट गया। इससे आगे की जानकारी हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।